पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध से संबंधित प्रमुख प्रश्न उत्तर देखेंगे आज हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? लॉर्ड रिपन। कब लागू किया? वर्ष 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको गया? लॉर्ड रिपन को। अब यह है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया था? 1919 में। 1935 में राज्य सूची का विषय बनाया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। 1992 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन कर स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जनता की पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो जाती है। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान सही समय पर संभव हो जाता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोक हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास और स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आधार अंतर्निहित है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। भारत में पंचायती राज इन्हीं तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। किसने यह विचार प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? पंचायत का गणराज्य तो ऐसा तो करने वाले हमारे गांधी जी थे। महात्मा गांधी ने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। इनकी ग्राम विकास की अवधारणा में ग्राम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है स्थानीय स्वशासन को। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। 1907 में शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। इस आयोग का अध्यक्ष हॉब हाउस एवं 5 अन्य सदस्य थे। आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके अथवा न करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है अथवा नहीं। किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना है?
मॉन्टेग्यू। 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। मॉन्टेग्यू के अनुसार सुधार भी आया था। स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन 3 ग्रंथों में किया गया है, तो रामायण में भी है, महाभारत में भी है और शास्त्र में भी है। स्थानीय स्वशासन का वर्णन रामायण, महाभारत और शास्त्र आदि ग्रंथों में स्वशासन प्रणाली का वर्णन मिलता है। किस अभिलेख से चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से। चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 22वें। चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेखों में चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन समग्र चित्रों मिलता है। चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये थी उर सभा और नगरम। उर सभा और नगरम। उर सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। उर सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। सभा या महासभा ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा थी। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो व्यापारियों की थी। चोल काल में नगरम व्यवसायी तथा व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक संस्था थी। नगरम का उल्लेख चिदम्बरम से प्राप्त एक अभिलेख में ग्राम सभा से प्रथम प्रशासन इकाई के रूप में किया गया है। चोल कालीन ग्रामीण संस्था उर को क्या कहा जाता था? चोल कालीन ग्रामीण संस्था उर को क्या कहा जाता था? उर चोल कालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। उर की कार्य समिति को आलूगड़म या गड़म कहा जाता था। यह गैर ब्राह्मणों की सभा थी तथा इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। चोल कालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा कार्य समिति को क्या कहा जाता था? अणुगणम गणम दोनों को। अच्छा, कार्य समिति को अणुगणम और गणम। ये जो महासभा थी ब्राह्मणों वाली, इसको क्या कहा जाता था? तो वरियम। चोल कालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को वरियम कहा जाता था। तमिल में इसका अर्थ आय होता है। वरियम कार्य समिति के सदस्यों को वारी पेरुमक्कल कहा जाता था। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेख में वरियम कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी योग्यता दी गई है। वरियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? 30 वार्डों में। वरियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधित्व चुना जाता तथा कुल 30 सदस्य विभिन्न कार्य समितियों से चुने जाते थे। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना प्रदान की गई थी? स्थानीय स्वायत्त शासन 1793
के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता दी गई? 1793। 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन के स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी, किंतु वास्तविक रूप से स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। आधुनिक नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ था? ब्रिटिश काल में हुआ था। आधुनिक नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया था। आधुनिक नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में सबसे पहले मद्रास में हुआ था। नगरपालिकाओं का विकास। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी नाडु। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडु थी। इसके सदस्य को नाटवार कहा जाता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? नागरिक। मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाएं चलाती थी। नगर सभा का प्रमुख नागरिक कहलाता था। मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्य इस नगर परिषद के सदस्य होते थे। मुंबई नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1726। मुंबई नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना, जिसे स्वायत्त शासन का प्रारंभ माना जाता था। स्थानीय सरकार का संबंध होता है स्थानीय जनता से। स्थानीय सरकार का संबंध होता है स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से। तो और किसी राज्य में जब किसी स्थान विशेष का शासन वहीं के नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन की संज्ञा दी जाती है। स्थानीय सरकार का संबंध स्थानीय जनता से है, स्थानीय विषयों से तथा स्थानीय समस्याओं से संबंधित होता है। निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया है? मौर्य काल में था, कम हो गया था यही अपना। स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था, तो राजपूत काल में नहीं देखने को मिलता है। राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था। राजपूत काल में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। इस विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आधार सामंतवाद था, जिसके कारण स्थानीय शासन व्यवस्था का विकास नहीं हो सका। मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा में नहीं है? मुकद्दम, पटवारी, चौधरी। ये तो कोतवाल दरोगा होते थे। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी मुकद्दम, चौधरी, पटवारी नगरों में नियुक्त की जाती थी। वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे? 1920 में उपयुक्त सभी। संयुक्त प्रांत, बंगाल और असम। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में
वह शासन प्रणाली अपनाई गई जिसमें स्थानीय विषय को हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया। 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। कौन कौन से थे ये? संयुक्त प्रांत 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब स्थापना के लिए कानून बनाया गया था। वैदिक काल में ग्राम प्रशासन का अधिकारी था। ग्राम प्रशासन वैदिक काल में ग्राम प्रशासन का अधिकारी कौन था? तो ब्राह्मणी था। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधित था। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी ग्रामिक, वैदिक काल में ग्रामीणी, मौर्य काल में ग्रामिक। मौर्य काल में कौटिल्य, चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उपविभाग किए गए। तो इस प्रकार से जनपद, द्रोणमुख, खरवाटी, ग्राम, जनपद, द्रोणमुख, खरवाटिक और ग्राम मौर्य काल में थे। जनपद, द्रोणमुख, खरवाटिक और ग्राम। नीचे से ऊपर जाते हैं। ग्राम, खरवाटिक, द्रोण, जनपद। जी के नीचे बंगाल में हुई पारंपरिक पंचायत प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? बंगाल में पारंपरिक पंचायत प्रणाली की शुरुआत 1870 में। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायत प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई। इस चौकीदारी ने जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? पंचमंडली। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी महत्तर या ग्रामिक होता था। उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्रों में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं है? चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? भूमि कर संग्रह करती थी, मंदिरों का रखरखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करती थी। ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण ये नहीं करती थी। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करती थी। चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। अतः भूमि सर्वेक्षण का कार्य ग्राम सभा का नहीं था। वरीयम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वानों की संख्या कितनी थी? 12 थी। वरीयम के 30 सदस्यों में 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति समस्त वरीयम के लिए निर्वाचित किया जाता था।
विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उरिया ग्राम थी। प्रत्येक गांव को अपने वार्डों या मोहल्लों में बांटा गया था। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? गांव की सबसे बड़ी इकाई नाडू। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी। अच्छा, ग्राम थी, इसकी सभा को नाडू तथा इसके सदस्य को नतवार कहा जाता था। इसके अधिकार ग्राम सभा की भांति होते थे, किंतु इसका अधिकार क्षेत्र काफी बड़ा होता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थी। नियमानुसार व्यवस्था न कर पाने पर इन्हें दंडित किया जा सकता था। मुगल काल में पटवारी का कार्य क्या होता था? प्रधान की सहायता करना। मुगल काल में गांव को एक स्वायत्त संस्था माना जाता था। इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारी को नहीं दिया जाता था। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान, सहायता के लिए पटवारी था। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की पड़ती भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? जाहिर सी बात है, राज्य का। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की पड़ती भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? राज्य का। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की पड़ती भूमि एवं चारागाह भूमि पर राज्य का अधिकार होता था। भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई ग्राम थी, जिसमें मालगुजारी से संबंधित 2 अधिकारी होते थे, मुकद्दम और पटवारी। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता था? सचिव। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखना, उसे क्रियान्वयन में मदद करना होता है। ग्राम सचिव के द्वारा गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने के साथ साथ मिलने वाले लाभ के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता था। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय लिए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? ग्राम सचिव। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत और सरकार के बीच एक कड़ी होता है। ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड ग्राम सचिव रखता है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है घरों व बाजारों पर लगाया जाने वाला कर, मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। सब सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड के पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय रिकॉर्ड रखना होता था। यहाँ पे भी सब तीनों सही है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत वार्डों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखना और उसके क्रियान्वयन में मदद करना है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा ग्राम सभा कहलाती है। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्कों की सभा
ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण का मूल्यांकन करती है। पंचायत के सदस्यों को कहा जाता है पंचायत के सदस्यों को पंच कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है और इन्हें पंच कहा जाता है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर पंचायत क्षेत्र पंचायत है जिसे पंचायत समिति कहते हैं। सही बात है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नहीं यार, अच्छा, असत्य कथन पूछा है। दोनों बातें सही हैं तो असत्य कौन सा है? तो पहला दूसरा 243B भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का पालन करता है। प्रत्येक राज्य में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र, जिला स्तर पर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का। कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष उससे अधिक हो उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। असत्य कथन, ये तो दोनों सत्य हैं, वही हो गया। ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल होते हैं तथा किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति को ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है। पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहा जाता था? पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को जिला परिषद या पंचायत कहा जाता है। 243C संरचना है। पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243C में किया गया है। ग्राम सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ग्राम समितियों की सरकार द्वारा की जाती है, इसे ग्राम सेवक भी कहा जाता है। वे गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। 243 से 243 तक। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है लोगों की भागीदारी का, सामुदायिक विकास का, विकेंद्रीकरण का और गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण समर्थन को गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।